ये कहानी है मेरी कजिन दीप्ति की और आज मैं वो सब कुछ बताने जा रहा हूं जो उसने अपनी जिंदगी की सबसे भयानक रात में महसूस किया। वो और उसके 3 दोस्त रचना, मोहित और जय ट्रैकिंग के लिए हिमाचल के एक रिमोट जंगल में कैंपिंग के लिए गए थे। जगह का नाम था घोराधार, एक वीरान घाटी जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां कभी एक पूरा गांव था जो एक रात अचानक गायब हो गया था। लेकिन दीप्ति और उसके दोस्तों को इन बातों पर यकीन नहीं था और उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे कुछ भी बोलते हैं लोग, चलो एडवेंचर करते हैं। शाम को उन्होंने जंगल के बीचों बीच टेंट लगाए। चांदनी रात थी लेकिन वहां का सन्नाटा इतना गहरा था कि अपने ही कदमों की आहट डराने लगे। पहले कुछ घंटे मजे में कटे, बोनफायर, गिटार, गाने, खाना। लेकिन जैसे जैसे रात गहराई सब कुछ बदलने लगा। पहले मोहित ने कहा कि उसे पेड़ों के बीच किसी और के चलने की आवाज आ रही है, लेकिन जब सबने सुना तो सिर्फ हवा की सरसराहट थी। तभी अचानक दीप्ति ने देखा कि एक पेड़ के पीछे से एक औरत झांक रही है, सिर झुका हुआ, बाल बिल्कुल बिखरे और चेहरे पर कोई आंख नहीं, सिर्फ गड्ढे। वो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई और तब जय बोला, किसी ने मेरी गर्दन पर हाथ रखा। सबने टॉर्च निकाली, चारों ओर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी रचना जोर से चीखी, टेंट के पास कोई बैठा है। और जब सब दौड़कर गए, वहां की मिट्टी में गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई उल्टा चलकर गया हो। अब डर बढ़ चुका था। उन्होंने टेंट में बंद होने का फैसला किया, लेकिन आधी रात को दीप्ति की नींद खुली। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो, एक धीमी भारी आवाज में, तुम्हें नहीं बचना था। उसने टॉर्च जलाई और देखा कि टेंट के अंदर एक अतिरिक्त परछाई है। वो न तो मोहित थी, न जय, न रचना। वो कुछ और थी। उसका सिर उल्टा था और उसकी आंखों से काली धुंध निकल रही थी। दीप्ति की चीख से सब उठे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, वो आकृति गायब हो चुकी थी। उन्होंने तुरंत सुबह का इंतजार करने का फैसला किया, लेकिन टेंट के बाहर अब पेड़ों पर उलटी लटकी गुड़ियाएं झूल रही थीं, जिनके चेहरे इंसानों जैसे थे। और सबसे डरावनी बात, उन सभी के माथे पर दीप्ति और उसके दोस्तों के नाम खून से लिखे हुए थे। सुबह किसी तरह जान बचाकर वो लोग वापस गांव लौटे, लेकिन वहां किसी ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। लेकिन दीप्ति की जिंदगी वहीं नहीं थमी। वापस आने के बाद उसके सपनों में हर रात वो औरत आती है जो आंखों वाली नहीं बल्कि अंधेरे वाली है। जय ने तो महीनों बाद खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसका कहना था कि वो अब भी मेरे टेंट के अंदर बैठी रहती है। और रचना, वो आज भी किसी से बात नहीं करती, बस एक ही बात दोहराती रहती है, हमें वहां नहीं जाना चाहिए था, वो अब हमारे साथ है। और दीप्ति ने आज तक उस टेंट को नहीं छुआ जो वो जंगल से लेकर आई थी। लेकिन अजीब बात यह है कि उस टेंट में हर रात सुबह तक किसी के चलने की आवाजें आती हैं, जब पूरा घर सो रहा होता है। अगर आप इस कहानी को अकेले सुन रहे हैं तो एक बार अपने टेंट, दरवाजे या खिड़की की ओर जरूर देखिए। क्या वाकई आप अकेले हैं? ओ नो फायर। मैं सौरभ चौधरी दिल्ली का रहने वाला हूं और आज जो किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी का ऐसा हिस्सा है जिसे मैं चाहकर भी भूल नहीं सकता। ये बात 2018 की है, जब मैं, मेरे 3 बचपन के दोस्त आर्यन, नील और कबीर एक हिल स्टेशन पर एडवेंचर कैंपिंग के लिए निकले थे। हमने बहुत दिनों की प्लानिंग के बाद उत्तराखंड के दूरस्थ इलाके में एक पुरानी पहाड़ी के नीचे कैंप लगाने का सोचा। वो जगह न तो टूरिस्ट मैप्स पर थी, न ही कोई गाइड वहां जाने की सलाह देता था। लेकिन हम चारों को अजीब जगहों पर जाने, डर की सीमा को छूने और कुछ हटके एक्सपीरियंस लेने का जुनून था। गांव वाले हमें मना कर रहे थे। एक बूढ़े बाबा ने तो यहाँ तक कहा कि उस जंगल में रात को पेड़ नहीं, परछाइयाँ सांस लेती हैं। लेकिन हम हंसकर निकल पड़े। पहले दिन सब बढ़िया रहा। हमने टेंट लगाए, खाना पकाया, हंसी मजाक की और पहाड़ियों पर चढ़ाई की। लेकिन जब पहली रात आई, अजीब चीजें होने लगी। रात करीब 1 बजे
टेंट के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आई। हमने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन जब टॉर्च लेकर बाहर देखा तो कुछ नहीं था। फिर सुबह नील बोला कि उसे रात को किसी ने गला दबाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली कोई नहीं था। दूसरी रात और ज़्यादा डरावनी थी। टेंट के ऊपर जैसे कोई उंगलियों से खरोंच रहा हो, लगातार घंटों। और फिर टेंट के किनारे एक परछाई खड़ी दिखी जो बिल्कुल हिली भी नहीं। उसका आकार इंसान जैसा था, लेकिन सर बिल्कुल टेढ़ा और एक तरफ लटका हुआ। आर्यन ने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन तभी टॉर्च की बैटरी चली गई। 10 सेकंड में हम सब दौड़कर टेंट में घुस गए। लेकिन असली आतंक तीसरी रात शुरू हुआ जब कबीर अचानक गायब हो गया। उसके जूते टेंट के बाहर थे और जमीन पर खरोंच के निशान, जैसे किसी को घसीट कर ले जाया गया हो। हम घबरा गए। आसपास के जंगल में खोजा, उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं। रात और गहराई, ठंड और डर ने हमें जकड़ लिया था। आर्यन, जो अब तक सबसे बहादुर था, वो भी कांपने लगा। अचानक हमें एक गीली सी बदबू आई, जैसे सड़े हुए मांस की। और तभी हमने देखा, टेंट से कुछ दूरी पर पेड़ के नीचे कबीर उल्टा लटका था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, मुंह खुला और शरीर नीला पड़ चुका था। वो जिंदा नहीं था, लेकिन उसका चेहरा किसी अनकहे डर को बयां कर रहा था। आर्यन दौड़कर वहां गया, लेकिन तभी पेड़ के पीछे से एक लंबी हड्डियों जैसी आकृति निकली। उसका मुंह नहीं था, सिर्फ एक बड़ा सा गड्ढा और 2 बेहद लाल चमकती आंखें। हम दौड़े, जंगल में अंधेरे में भटके, रास्ता खो बैठे और वापस उसी टेंट पर पहुंच गए, बार बार, जैसे जंगल हमें घुमा रहा था। तभी नील जमीन पर गिर पड़ा और चीखने लगा। उसने कहा, आर्यन अगला है, आर्यन भागो। लेकिन आर्यन भाग नहीं पाया, क्योंकि अगली ही पल वो आकृति जो अब हमारे पास थी, हवा में जैसे तैरती हुई आई और उसे उठा ले गई। उसकी चीखें अभी भी मेरे कानों में गूंजती हैं। मैं और नील किसी तरह दौड़ते दौड़ते गांव तक पहुंचे। गांव के पुजारी ने बताया कि उस पहाड़ी के नीचे शैतान की रूह रहती है, जिसे 100 साल पहले गांव वालों ने जिंदा जला दिया था, क्योंकि वो बच्चों का खून पीती थी। लेकिन उसका अंत नहीं हुआ। वो हर साल गर्मियों में लौटती है और उसे 4 इंसानों की आत्माएं चाहिए होती हैं। इस बार उसकी पहली पसंद हम थे। अब भी जब आंखें बंद करता हूँ, आर्यन की चीखें, कबीर की फटी आंखें और वो चमकती लाल आंखें मेरे सामने आ जाती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अब सब ठीक है, तो नहीं, क्योंकि नील ने 1 साल बाद खुदकुशी कर ली। उसने अपनी डायरी में लिखा था, वो रात अब मेरे सपनों में आती है। अब वो मुझसे कहती है, अगला नंबर तेरा है सौरभ। और अब जब मैं अकेला होता हूं, तो मुझे भी उसी गीली सड़ी बदबू का एहसास होता है और टेंट के ऊपर खरोंचने की आवाजें वापस सुनाई देती हैं। शायद अगला नंबर अब मेरा है।